our next topic in the chapter sexual reproduction in flowering plant, that is outbreeding devices. So first thing is why outbreeding devices are important in sexual reproduction. So before I start what is outbreeding devices, I want to clarify one more term, that is inbreeding depression. Okay, so what is inbreeding depression? Inbreeding depression means when a plant continuously reproduce through inbreeding only, means only through self-reproduction, self-pollination. So in that case the quality of their seeds decreases with the going on generation. means कि जितना भी एक प्लांट में जितनी बार भी हम कह रहे हैं कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और वो फर्टिलाइजेशन क्या है आपका, वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हो रहा है, तो धीरे धीरे नेक्स्ट 3-4 जनरेशन के जाने के बाद में उसकी क्वालिटी जो होती है, उसके सीड्स की क्वालिटी जो होती है वो गिरते जाती है। तो इसी को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नाउ इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए हमारे ही नेचर ने उन प्लांट्स को एक स्पेशल हम कह सकते हैं कि स्पेशल डिवाइस दे रखी है, उसी को हम कह रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मीनिंग ये हो गया कि वो क्या करती हैं, वो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए अपनी ओर से कुछ मेथड्स अप्लाई करती हैं जो नेचुरली हैं। इनमें से कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सारी की सारी ये नेचुरल डिवाइसेस की बात हो रही है यहाँ पर। सो फर्स्ट दैट डिवाइस इज इसमें क्या होता है कि जितने भी मेल और फीमेल पार्ट है एक प्लांट, जैसे नॉर्मली क्या है, हम बात इसकी कर रहे हैं अभी सारे के सारे बाइसेक्सुअल प्लांट्स की कर रहे हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उन्हीं में है, यूनिसेक्सुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहे हैं अगर, तो बाइसेक्सुअल प्लांट में जो पहली चीज होती है वो ये होती है कि कभी भी बाइसेक्सुअल प्लांट में एक मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मीन्स एंड्रोशियम और गायनेशियम सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होता है। मीन्स या तो एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा, गायनेशियम बाद में मैच्योर होगा, या गायनेशियम पहले मैच्योर हो जाएगा, एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होगा। गायनेशियम को ही आपके चैप्टर में पिस्टल नाम से बता रखा है, बात सेम है। ओके, तो दोनों में से एक चीज होगी कि पहले एक मैच्योर हो जाएगा, दूसरा बाद में मैच्योर होगा। तो उसके कारण क्या होता है, चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। दूसरी जो ऐसी मेथड होती है वो ये होती है कि जो फ्लावर है उसमें एंथर और स्टिग्मा ऑल्दो एक ही फ्लावर में है, तब भी उनकी लोकेशन जो है वो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ इतना ऐसे डिफरेंस रहेगी कि उनका कांटेक्ट में आने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाए, बहुत कम नहीं होंगे, थोड़े से कम हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी होती है जो सबसे मेन है इन सब में, उसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि एक प्लांट का जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है, यानी कि जो एंथर वगैरह है, इसमें जो सेम फ्लावर की बात हो रही है, तो सेम फ्लावर में या इवन सेम प्लांट में मिलने वाले फ्लावर्स में तो उनके जो पॉलेंस बन भी रहे हैं, वो पॉलेंस जो होते हैं वो मोस्टली उनको स्टिग्मा रिजेक्ट कर देता है, यानी कि पिस्टल में जो स्टिग्मा वाला सबसे ऊपर का पोर्शन हुआ वो उसको रिजेक्ट कर देता है, वो उसको वहां जर्मिनेट नहीं होने देता, और जब तक वो वहां पर जर्मिनेट नहीं होगा तब तक आगे की कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकती। मीन्स खाली एंथर वहां पर स्टिग्मा में आके चिपक जाए, कुछ खाली पॉलेंस वहां पर स्टिग्मा में आके चिपक जाए, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि वो वहां पर जर्मिनेट ना हो। और वो जर्मिनेट हो उसके लिए जो एक आइडियल कंडीशन होती है वो प्रोवाइड स्टिग्मा ही कराता है। अगर स्टिग्मा ही वो नहीं करेगा तो वो वहां पर जर्मिनेट नहीं होंगे और अल्टीमेटली वो खराब हो जाएंगे और जड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर तीसरा फोर्थ सच वे जो होता है वो ये होता है कि जो फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज कर रखी है कि फ्लावर है ही अलग अलग प्लांट में यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे ऑल्दो वो मतलब कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू बाइसेक्सुअल प्लांट, लेकिन होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यूनिसेक्सुअल प्लांट क्योंकि है तो उसमें चांसेस वैसे ही कम है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल प्लांट के फ्लावर में, फीमेल फ्लावर में किसी भी मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सेम उसके बगल में ही अगर मेल प्लांट भी है तो उसी के पॉलन से उड़ के आएंगे, जरूरी नहीं है, किसी दूसरी जगह के प्लांट के भी उड़ के आ सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ये चीजें मिनिमाइज हो जाती है, मतलब जितना मिनिमाइज वो कर सकते हैं नेचुरली उतना ही ये मिनिमाइज करते हैं। अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। सेकंड टॉपिक इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, सीधी सी बात है, ये फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अभी से पहले हमने जो पढ़ा था वो प्री फर्टिलाइजेशन था, मीन्स
मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, दैट इज आपका, हम इसको अगर एक वर्ड में कहेंगे हम इसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। उसके बाद जो पॉलन और पिस्टिल इंटरेक्शन है उसको हम फर्टिलाइजेशन इवेंट कह सकते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीजें मेन होती है, इसमें एक जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या रहता है कि जैसे हमने कहा अभी तक कि पॉलन जो है वो स्टिग्मा में जाके पहले सबसे पहले स्टिक होते हैं। तो उसके बाद की प्रोसेस क्या रहती है, उसके बाद की प्रोसेस ऐसी होती है कि जो ये पॉलन होता है, इस पॉलन में सबसे पहली चीज क्या होगी कि जो सबसे ऊपर स्टिग्मा वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में आके ये पॉलन पहले चिपक जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर जाके स्टिक हो रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ऐसा हम कह सकते हैं ऐसी लेयर होती है वो कि उसमें आके पॉलन स्टिक हो सकते हैं। तो पॉलन स्टिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर पॉलन स्टिक हो ही गया है तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। इन पॉलन्स में से जो सबसे ज्यादा कंपैटिबल पॉलन होता है, सबसे अच्छा जो पॉलन होता है वो पॉलन क्या करता है, यहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू करता है। ठीक है, जर्म पोर के थ्रू जर्मिनेट करना शुरू कर रहा है और ये जर्मिनेट करता है तो क्या होता है, यहाँ पर से एक पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट होती है। पॉलन ट्यूब बन रही है जो कि क्या कर रही है, ओवरी के अंदर ये उस पोर्शन तक जाएगी आपके जहां पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली एक फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट भी, और वो किस पोर्शन की ओर को जाती है, जो हमने एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस का डायग्राम याद हो, जो अल्टीमेट फाइनल डायग्राम बना था ये वाला, मतलब इसको तो हमने थोड़ा बाद का इवेंट ले रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से जो जहां पर एग वाला पोर्शन होता है, एग वाला एग सेल के पास में जाके ये एग सेल में क्या करेगा, ये पहला अपना स्पर्म सेल छोड़ता है यहाँ पर एग सेल के पास में, पहला स्पर्म सेल हो गया जो कि इसके अंदर से आ रहा है, जो पॉलन के अंदर से आ रहा है। अगर आपको याद हो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कहा था उसके अंदर हमने, ठीक है, तो जो जनरेटिव सेल थी वो वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो वो स्पर्म सेल जो है वो यहाँ आएगी और सबसे पहले क्या करेगी, वो जो एग है उसे फर्टिलाइज करेगी। तो यही प्रोसेस होती है आपकी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। ठीक, अब इसके लिए मैंने पहले बता दिया कि जो मोस्ट कंपेटिबल होगा उसी को जर्मिनेट होने देते हैं, बाकी जर्मिनेट नहीं हो सकते। मोर ओवर ऐसा नहीं कि किसी भी प्लांट का जो पॉलन है वो किसी दूसरे भी प्लांट में, चाहे वो स्पीशीज वगैरह सब कुछ बिल्कुल अलग हो, उसमें जाके जर्मिनेट हो जाए, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेचर ने ऐसा बना रखा है कि उसमें पॉलन जर्मिनेट भी वही होगा जो कि उसी का सेम स्पीशीज का हो। ठीक है, सेम प्लांट का नहीं, सेम स्पीशीज का हो। ओके, सेम स्पीशीज के बेस पे ही क्या हो जाएगा, वो पॉलन जो है वो जर्मिनेट होता है। थर्ड चीज में आती है आपकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखिए, अभी तक हमने जब नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या था, कुछ नहीं, एक फूल ग्रो करा, उसी का जो मेल पार्ट था, यानी कि उसका एंथर जो था वो मैच्योर हुआ, उसी से पॉलन्स निकले, उसी के स्टिग्मा से होते हुए वो उन्होंने जर्मिनेट किया एंड वहां पर उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, अल्टीमेटली सीड डेवलपमेंट हो गया। ये तो हो गया नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। अब नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो उसके कारण क्या होता है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जा रहा है, मतलब कि धीरे धीरे उनकी क्वालिटी डिक्रीज होने लग जा रही है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए और एक अच्छे क्वालिटी के सीड डेवलपमेंट के लिए कुछ मेथड्स यूज की जाती हैं, उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है कि आपको जो आपका, जैसे आपका एक डिजायर्ड सीड कुछ है आपका, आपने सोच रखा है कि वो सीड जो है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं वीट की बात करूं कि आपको मन है कि वीट का जो पौधा होता है उसकी हाइट शॉर्ट रहे, बट उसमें जो उसकी मेन जहां पर सीड लगते हैं वो पोर्शन उसका बड़ा हो। ठीक है, तो इन ये सारी चीजें जो है, हो सकता है कि कोई एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें सीड भी बड़ा होता है बट उसके साथ में उसका प्लांट भी बड़ा होता है, दूसरी हो सकती है जिसमें प्लांट भी छोटा होगा, सीड भी छोटा होगा। तो इन दो के बीच में अगर क्या करा जाए, क्रॉस करा दिया जाए, तो हमें एक ऐसा सीड मिल सकता है जिसमें कि प्लांट छोटा हो बट उसमें सीड्स ज्यादा आए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसी चीजों के लिए ही क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज किया जाता है। आज के टाइम में एग्रीकल्चर के फील्ड में जितने भी हम सीड्स यूज करते हैं, फिर चाहे हम वो फूड ग्रेन के लिए यूज करें, हम वेजिटेबल्स के लिए यूज करें, इवन हम जो फ्लावर्स होते हैं उसके लिए भी यूज करें, हर चीज में आजकल हाइब्रिडाइज जो सीड्स होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती है जिनके बेस पे ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है। पहली मतलब ये कुछ टेक्निक्स का हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर है,
2-3 टेक्निक हम मिला रहे हैं, तब जाके ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। पहली सच टेक्निक जो होती है उसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या किया जाता है कि जो भी उसका प्लांट का मेल पार्ट है, यानी कि जो एंथर है, उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, फोर्सेप की हेल्प से उसको हमने रिमूव कर दिया। अब वो रिमूव हो गया तो उसके कारण क्या है, अब उस जो फ्लावर है उसमें अब केवल फीमेल पार्ट बच गया है, ठीक है, पिस्टल वाला पोर्शन है, हमने एंथर वाला पोर्शन पूरा निकाल दिया है। जब इमैस्कुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई उसके बाद हम इसकी बैगिंग कर देंगे। बैगिंग का मीनिंग होता है कि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल होता है, जिसका एक कपड़ा टाइप का हम कह सकते हैं, उससे एक उसको जो हमारा फीमेल मतलब जो फ्लावर जिसमें कि केवल फीमेल पार्ट बचे हैं उसको हम पूरा कवर कर देंगे, बांध के, मतलब प्लांट के साथ नहीं है बट हमने उस फ्लावर को कवर कर दिया पूरी तरह से। उसके बाद क्योंकि फीमेल पार्ट जो है वो देर में मैच्योर होता है एज कम्पेयर टू मेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट को फिर हम मैच्योर होने के लिए जितने भी टाइम लगता है फीमेल पार्ट को मैच्योर होने, उतने टाइम तक हम उसे रखे रहते हैं। देन जो हमारा दूसरा डिजायर्ड प्लांट है जिससे कि हमने उसका पॉलन लेने हैं, उस प्लांट से हम उसके पॉलन को इकट्ठा करते हैं। और जो हमारा ये फीमेल पार्ट जिसे हमने बैगिंग कर रखी है जिसकी, इस पार्ट पे हम इसकी बैगिंग हटा के उसके स्टिग्मा में हम ये सारे पॉलन्स जो है वो खाली कर देते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, वही जो हमने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पढ़ा था कि उनमें से जो सबसे ज्यादा मतलब हमारा कैपेबल हम कह सकते हैं पॉलन जो होगा वो वहां जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके उसके फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, हमको जो हाइब्रिड सीड चाहिए वो हमें डिजायर्ड हाइब्रिड सीड से मिल सकता है। तो यही प्रोसेस जो होती है आपकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, पहला है इमैस्कुलेशन, सेकंड वन इज बैगिंग, ठीक है, इन दो प्रोसेस को लेकर बन रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो थिंग हमारी आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी होती है, केवल एंजियोस्पर्म है जिनमें की डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है और किसी भी कैटेगरी में नहीं होता है, राइट। तो अभी हम डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे। देखिए यहाँ पर तक का देखा था हमने, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तक की प्रोसेस हमने देखी थी, तो हमने उसमें देखा था कि पॉलन जर्मिनेट हो रहे हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है, पॉलन जर्मिनेट हुए, उन्होंने एक पॉलन ट्यूब बनाई, उस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या हुआ, जो स्पर्म सेल्स थी उसने जाके पहले नहीं जाके क्या करेगा वो, कि जो हमारे ये जिस साइड तो सिनर्जिड्स होते हैं और सिनर्जिड्स के साथ में एक एग सेल होती है, उस एक एग सेल को इसने फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जैसे वो फर्टिलाइज कर चुका है लेकिन उसके बाद भी पॉलन ट्यूब डिजेनरेट नहीं होती है, उस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, एक और स्पर्म सेल आती है, और वो स्पर्म सेल आके जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था ना, उस पोलर न्यूक्लियाई को आके वो फर्टिलाइज कर देती है। तो इससे क्या होता है, जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ होता है इसको डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। अभी ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं बताऊंगी। तो डबल फर्टिलाइजेशन बोल के ही अभी हम बात कर ले रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन आप खुद समझेंगे। तो पहला जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें क्या हुआ कि जो एग सेल थी उसको फर्टिलाइज किया स्पर्म सेल ने, और उससे बन गया एक जाइगोट जो कि अब 2n बनेगा। एग सेल n यानी कि हैप्लॉइड थी, और जो स्पर्म सेल आई वो भी क्या थी, n थी, तो n और n मिलके क्या बन गए, 2n बन गया, n प्लस n 2n, ठीक है। दूसरी बार में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, 2n वाला जो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ में एक n वाली स्पर्म सेल आके उसको फर्टिलाइज करी, तो उसके कारण वो क्या बन गया, 3n बन गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, जो ये पोलर न्यूक्लियाई जब ये फ्यूज हो जाएगा तो इसके बाद ये बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और उसके चारों ओर जो सेल बनी होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC और PEN, इनका शॉर्ट फॉर्म में भी कभी आ सकता है, ओके। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमने डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा वो तो समझ में आ गया होगा, एक फर्टिलाइजेशन हुआ एग सेल का, दूसरा हुआ आपका पोलर न्यूक्लियर का। अब बात आती है कि हमने ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, इसलिए क्या, क्योंकि एक बार जो फ्यूजन हुआ है वो 1 सेल का 1 सेल के साथ में हुआ है, ठीक है, लेकिन दूसरी बार में जो फ्यूजन हुआ है वो 2 सेल का 1 सेल के साथ में हुआ है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम ये देखेंगे कि अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन अब इनसे आगे को क्या बन रहा है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पर्म और दूसरा स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो। तो इसमें से अगर मैं बात करूं कि एंडोस्पर्म कौन सा बनता है, तो एंडोस्पर्म बनता है आपका जो हमने PEN बोला था, ये PEN वाला जो पोर्शन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, यही अल्टीमेटली क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है।
और ये जो पीईसी वाला मतलब कंप्लीट अगर हम कहें तो पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये कंप्लीट पोर्शन था जिसके पीछे पीएन है, ये आपका पूरा का पूरा बन जा रहा है एंडोस्पर्म। और जो जाइगोट जो हमारा एग था जिससे कि जाइगोट बना था, ये हमारा बन जाता है एम्ब्रियो। अब बात आती है एंडोस्पर्म का काम क्या है। तो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, पहला काम इसका ये होता है कि इसके पास जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, मतलब इससे जो एंडोस्पर्म बन रहा है, उस एंडोस्पर्म के पास में रिजर्व फूड मटेरियल होता है बहुत ज्यादा। तो इस रिजर्व फूड मटेरियल से वो क्या करता है, पहले जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो सबसे पहले एंडोस्पर्म ही डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। और उसमें भी एंडोस्पर्म कैसे डिवाइड हो रहा होता है कि जो पीएन है इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो इसका है, ये न्यूक्लियस लगातार फटाफट डिवाइड करते जाता है और 1000 ऑफ नंबर में ये न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब ये 1000 ऑफ नंबर में न्यूक्लियस बन जाए तब जाके इसके चारों ओर पे एक सेल वॉल क्रिएट हो रही होती है, उससे पहले सेल वॉल नहीं बनती, 1000 ऑफ न्यूक्लियस एक साथ बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ये एंडोस्पर्म होता है इसके पास एबंडेंट फूड मटेरियल रहता है, सो दैट कि जो ये एम्ब्रियो क्रिएट हो रहा है, जायगोट से एम्ब्रियो जो बनेगा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए पूरा जो है वो मटेरियल सप्लाई होते रहे, ठीक है। तो इसके आगे दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो से सीड बनने तक में जो कंप्लीट एंडोस्पर्म था उसको पूरे के पूरे को डाइजेस्ट कर दिया जाए, वो पूरा का पूरा यूज हो जाए जो ये सीड बन रहा है उसके थ्रू, ठीक है। क्योंकि सीड को लगातार जो है रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिशन की, तो वो न्यूट्रिशन उसे यही प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि ये पूरा मतलब कंज्यूम ना हो, कुछ पोर्शन बच जाए। तो इसका जो एग्जांपल होता है कि जहां पर एंडोस्पर्म का कुछ पोर्शन बच जा रहा है, इसका एग्जांपल होता है आपका जो आप नारियल पानी पीते हैं। और नॉर्थ की ओर को नारियल पानी थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ जगह पे आपको मिल रहा होता है, साउथ की ओर पे बहुत हुई क्योंकि है भी साउथ में ही उगता है नारियल का पेड़। तो नारियल के जो वो आपका कच्चा नारियल जो होता है जिसमें कि वो नारियल पानी मिलता है, तो उस नारियल पानी में एक्चुअल में वो क्या होता है, वो आप एंडोस्पर्म पी रहे होते हैं। एक जो हमारा ये एक एंजियोस्पर्म है, इसका आप एंडोस्पर्म पी रहे होते हैं और कुछ नहीं है, ठीक। और जो हम लोग की साइड को नॉर्थ तक जो गोला पहुंचता है नारियल, वो जो मंदिरों में चढ़ने वाला सूखा नारियल, उसमें आने तक उस सीड, क्योंकि वो क्या है, वो एक मैच्योर्ड सीड हो चुका है। अब ऐसा वो अगर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो वो ग्रो करके एक नारियल का प्लांट बन सकता है। तो उस स्टेज में पहुंचने तक वो जो अंदर हम कह रहे हैं एंडोस्पर्म लिक्विड फेज में बैठा है, वो एंडोस्पर्म धीरे 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 कंज्यूम होते होते उसने प्रॉपर एक सीड को के फॉर्म में वो कंज्यूम हो चुका होता है। तो उस स्टेज में जो पानी उसमें निकलता भी है वो ना उतना टेस्टी होता है, मोर ओवर उसमें इतने न्यूट्रिशन भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोस्पर्म का रोल। सेकेंड होता है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है आपका ये डाइकॉट और मोनोकॉट के दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अगर हम डाइकॉट के एम्ब्रियो की बात करें तो इसमें देखिए डाइकॉट का मीनिंग ये है कि इसमें दो कॉटिलीडन्स होंगे, दो कॉटिलीडन्स है। उसके बाद थर्ड पोर्शन जो इसमें आ रहा है उसे प्लूम्यूल कह रहे हैं। प्लूम्यूल वो पोर्शन है जहां से शूट वाला पोर्शन, एक प्लांट का शूट वाला पोर्शन बनता है। और उसके बाद हाइपोकोटाइल आता है। हाइपोकोटाइल हो गया प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच का पोर्शन, ठीक है। रेडिकल हो गया जहां से कि रूट की साइड बन रही होती है, प्लूम्यूल से शूट, रेडिकल से रूट, ओके। और रेडिकल के जस्ट नीचे क्या होता है, रूट कैप होती है, जो कि जब वो रूट डेवलप होगी तो उस टाइम पे उसको थोड़ा सा सेफ्टी देने के लिए। अगर हम मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्यूटेलम मिलता है। क्यूटेलम कहाँ किसकी जगह पे है, जो हमारे दो कॉटिलीडन मिलते हैं डाइकॉट में, उसकी जगह, क्योंकि इसमें एक ही कॉटिलीडन होता है मोनोकॉट में, तो उसको अगर हम कह दें तो उसे क्यूटेलम बोला जाता है इन केस ऑफ मोनोकॉट, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन मिलता है कॉलियोक्टाइल मिलता है एंड देन शूट एपेक्स मिलता है। ये क्या कर रहे होते हैं, ये आपका शूट वाला पोर्शन बना रहे होते हैं, राइट। उसके बाद आपका रेडिकल और रूट कैप वाला पोर्शन होता है, यानी कि इन्होंने रूट बनाना है, ये सिंगल में मिल रहा होता है, सिंगल एम्ब्रियो में इतना ही मिल रहा होता है। सबसे नीचे आपका जैसे पोर्शन मिलता है उसे कोलियोराइजर कहते हैं। कोलियोराइजर का काम ये होता है कि जो रेडिकल और रूट कैप वाला पोर्शन है उसके बाहर से ये कवरिंग कर देता है, सो दैट कि वो और ज्यादा सेफ रहे, ठीक। तो ये आपका डाइकोट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर हो गए। अब इसको हम बेटर जो इससे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे वो हमारी व्हाट्सएप क्लास में रहेगा। प्लस मोर ओवर इसके बाद एक सीड के कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, उन सीड स्ट्रक्चर्स को आप लोग बना के देखेंगे एंड देन हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे अपनी उसी क्लास में। यहाँ पर जाके आपका ये चैप्टर ओवर हो रहा है, सो आप लोग इसे ढंग से पढ़ें और उसके बाद जो भी क्वेरीज हो आप पूछें। टिल देन स्टे होम, stay safe and continue learning. Have a nice day.